1900। देखो ये पूरी लड़ाई शुरू हुई है बंगाल के विभाजन को लेकर, और बंगाल का विभाजन अपने आप रद्द हो गया। फिर देखो जितनी लड़ाई हुई, इतना आंदोलन हुआ है, ये अपने आप रद्द हो गया। क्या हुआ, 1911 में भारत में आने वाले थे इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम, और वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। उसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और मैंने अभी इससे पहले वाला जो फेज पढ़ा था, मॉडरेट फेज जो हमने पढ़ा था, उदारवादी चरण, उसमें मैंने बताया था भारत में 3 बार दिल्ली दरबार के आयोजन किए गए। दिल्ली दरबार, जब इंग्लैंड में कोई राजा या रानी नया बनता था तो उसको भारत का भी राजा रानी घोषित किया जाता था, बहुत जुलूस निकाला जाता था, पैसा खर्च किया जाता था। पहला दिल्ली दरबार किया गया था 1876 में, सॉरी 78 में। तो वायसराय उस टाइम पे कौन था, लॉर्ड लिटन। दूसरा किया गया है 1903 में, कर्जन ने किया था। और तीसरा है 1911 में, जो ये लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने किया था। ठीक है, उस टाइम विक्टोरिया क्वीन बनी थी यहाँ पर, एडवर्ड 7th एक राजा बने थे, और 1911 में जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम, ये भारत आए थे। उन दोनों में वो लोग राजा लोग भारत नहीं आए थे। 1911 वाले में बस राजा भारत आए थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ मैरी। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था उनकी मेमोरी नहीं, उनके आने की खुशी में, वहीं से तो आए थे, शिप से एंट्री की थी, तो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया तब बनाया गया था। ठीक है, तो जॉर्ज फिफ्थ भारत आ रहे थे, वायसराय। अच्छा, भारत में लोग गुस्सा भी थे, आप समझो कि तिलक जेल में सबसे बड़ा नेता उनका, क्रांतिकारी नेता, जो गरम दल का नेता, बंगाल का विभाजन आपने कर रखा है, राजा आने वाले हैं। तो इंग्लैंड का राजा मतलब आप समझो उस टाइम सीधे भगवान उतर रहे हो, ऐसा अंग्रेजों के लिए था। क्योंकि कहते ना 25%, लगभग 1/4 दुनिया पर अंग्रेजों का राज था, और वो राजा भारत आने वाला हो। तो वायसराय कोई बवाल नहीं चाहता था इंडिया में कि राजा के सामने कुछ भी हो। तो उसने राजा के आने से पहले ही 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिए लॉर्ड हार्डिंग टू ने। पहला डिसीजन, उसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया अपने आप 11 में। तो इसलिए ईयर बहुत पूछा जाता है, बंगाल का विभाजन हुआ कब था, 1905 में। वायसराय लॉर्ड कर्जन था। रद्द कब हुआ है, 11 में। वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। अपने आप रद्द हो गया। लेकिन बंगाल के फिर से उसने टुकड़े किए, लेकिन इस बार धर्म के आधार पर नहीं, इस बार उसने भाषाई आधार पर राज्य बनाए। बिहार, उड़ीसा और असम नए राज्य बना दिए गए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा आता है बिहार कब राज्य बना है बंगाल से अलग होके, या उड़ीसा कब बना है 1911 में। और तीसरा, इनमें से एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, उसने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी। ठीक है, 1911 में डिसीजन लिया। ये से दिल्ली की राजधानी ट्रांसफर 11 में की गई है, और वो सेलिब्रेशन दिल्ली में किया गया है 12 में, 1900 अगले साल किया गया था। वो सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लॉर्ड हार्डिंग पे ही रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने हमला कर दिया था मारने के लिए 1912 में। वायसराय पे ही अटैक कर दिया था, बच गया था, तो इसलिए वो भी क्रांतिकारियों में हम पढ़ेंगे कैसे जॉर्ज फिफ्थ के आने के टाइम पे ही ये 3 बड़े निर्णय लिए गए। और जो ये दूसरा फेज था बंगाल के विभाजन वाला, जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन चला, वो बंगाल का विभाजन अपने आप रद्द कर दिया गया। अब ये हमारी कंप्लीट हुई बंगाल के विभाजन की कहानी, कि कैसे बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, और फिर बंगाल का विभाजन अपने आप रद्द कर दिया गया। ये अभी फेज चलेगा, थोड़ा और चलेगा, क्योंकि अभी तिलक क्या है, जेल में, बाल गंगाधर तिलक। वो मैंने बताया, उनको 6 साल की जेल हुई 1908 में, 6 साल की। वो मांडले जेल का भी नाम पूछा आता है तिलक के बारे में, मांडले जेल भेजे गए बर्मा की। ठीक है, जब तिलक बाहर निकले तो उन्होंने कुछ काम करने शुरू किए, क्योंकि समझ लो, ये मैं बार बार 2-3 बार बोल चुका हूं कि ये पूरा टाइम तिलक का है, और तिलक जेल में थे तो कुछ नहीं हो रहा था। तिलक बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक तो उनको ये चीज समझ में आई कि एक तो हिंदू मुस्लिम बट गए, मुस्लिम लीग बन गई, और दूसरा कांग्रेस गरम दल नरम दल मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में बट गई। तिलक ये चीज समझ चुके थे कि ये बंटवारा सही नहीं है भारत की आजादी की लड़ाई के लिए, तो साथ में सबको होना चाहिए। तो तिलक ने बहुत प्रयास किए। तिलक ने साथ में, उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना भी थे तिलक के साथ में। अच्छा, ये भी याद रखना है, तिलक को एक हिंदूवादी नेता जब कहीं बोल दिया जाता है, और तिलक के हर केस में तिलक के वकील होते थे मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे केस भी चला इसमें, मोहम्मद अली जिन्ना तिलक के वकील थे। ठीक है, तो
तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, इन लोगों ने प्रयास किए और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। बहुत पूछा जाता है लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ समझौते में क्या हुआ कि जो ये समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच माना जाता है, कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस कि ये लग गया तिलक को कि भाई अलग अलग जब तक रहेंगे तो ये लड़ाई, जो स्वराज की लड़ाई है, ये सही नहीं हो सकती ठीक से। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों को साथ में आना चाहिए। कुछ लोग इस लखनऊ पैक्ट को सही मानते हैं और इसके बहुत बुरे निर्णय भी हुए, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कई मांगे मानी ऐसी, जैसे पृथक निर्वाचन जो 1909 में दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मुस्लिम जब चुनाव लड़ेगा तो मुस्लिम वोट देगा। तो कहते हैं कुछ कमियां थी, कांग्रेस ने एक तरीके से मान लिया भारत में मुस्लिमों की पार्टी कौन सी है, मुस्लिम लीग है, तो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ भी हो, स्वराज के लिए ये सब काम किया गया, सब साथ में मिलकर सब लड़े, और ये लखनऊ समझौते के नाम से फेमस हुआ। लखनऊ समझौते में ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल और नरम दल वाले लोग आपस में मिल गए। दूसरा काम ये हुआ, ये समझौता मैंने बताया मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ। ये नाम पूछा था लखनऊ पैक्ट में किसका योगदान है। और जब लखनऊ समझौता हुआ था तब उस सेशन कांग्रेस की अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार ने। कभी क्वेश्चन ये बनाया ना जाता, ये ऐसे वाले क्वेश्चन टफ बनाए जाते हैं। मैंने बताया था कांग्रेस अध्यक्षों के बारे में पूछा जाता है, कुछ के नाम तो हमने पहले बता दिए थे कुछ स्टोरी में, जैसे 1907 वाला रास बिहारी बोस थे, उसके घोष थे। 1906 वाला दादा भाई नौरोजी, जब स्वराज की मांग की गई है, लखनऊ पैक्ट हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस सेशन में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था, जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है भारत में तब। तो ये लखनऊ समझौता था। लखनऊ समझौता हुआ और उसके बाद में ये फिर से ये जो चरण है सक्रिय आंदोलन का, ये चलता रहा, क्योंकि तिलक बाहर आ चुके थे और तिलक बैठने वाले तो थे नहीं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो तिलक करते ही। और तिलक का मेन कहानी तो अब शुरू हुई। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन मेन कहानी तिलक की होती है। ये अगला वाला फेज जो हमारा आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं होम रूल आंदोलन की। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आंदोलन था ये, कि ये जो टाइम है, ये समय 1914 के बाद वाला, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला समय, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1914 से 18 तक, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो यही हुआ है, होम रूल आंदोलन। हालांकि कुछ क्रांतिकारी लोग भी थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में, अंग्रेज वहां भी जीते तो भारत में कोशिश की कि क्रांतिकारी आंदोलन किया जाए, गदर पार्टी के नाम से। तो हम लोग क्रांतिकारियों में पढ़ेंगे ये सब चीजें, मैंने बताया जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो क्रांतिकारी फेज में पढ़ेंगे एक साथ में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, होम रूल के नाम से। होम रूल मतलब स्वराज की। होम रूल आंदोलन एक शुरू हुआ था आयरलैंड में, उसी से ये प्रभावित था भारत का भी आंदोलन, कि हम स्वराज की मांग करते हैं। स्वराज कैसा, देखो तिलक का भी स्वराज ये नहीं था पूर्ण स्वराज कि हमें आजादी दे दो पूरी, अंग्रेज छोड़ के जाए। तिलक ये कहते थे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब रह रहे हैं अंग्रेजों के साथ में, कि वो आंतरिक रूप से पूरे स्वतंत्र हैं, ठीक है। अभी भी सबको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और बाकी बहुत सारे अभी देश हैं, कंट्री, जहाँ का हेड ऑफ स्टेट, जहाँ का जो हेड होता है, गवर्नर, वायसराय, वो इंग्लैंड की क्वीन अपॉइंट करती है। इसलिए एक तरीके से, हालांकि है सिंबॉलिक, उनकी कोई पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका हिस्सा एक मानते हैं, कॉमनवेल्थ का हिस्सा मानते हैं। और अभी बारबाडोस एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है लैटिन अमेरिका का, वो निकला है कॉमनवेल्थ से बाहर। उसने कहा कि नहीं, अब इंग्लैंड नहीं की क्वीन अपॉइंट नहीं करेंगी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मतलब अभी मुश्किल से हार्डली 1 या 2 महीना हुआ होगा। तो स्वराज ये मांग रहे थे कि भारत अंदर से स्वतंत्र हो, ठीक है, भारत का प्रशासन भारत के नियंत्रण में दिया जाए, ठीक है, अंग्रेज भी रहें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर से स्वतंत्र हो भारत। तो होम रूल की डिमांड की गई। होम रूल आंदोलन के बारे में पहले 1-2 चीजें हम लोग देख लेते हैं कि होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू किए गए, 1916 में, ठीक है। ये आंदोलन जो थे ये 16 में शुरू किए गए। 2 आंदोलन थे और दोनों 16 में शुरू किए गए। और होम रूल के नाम से तिलक ने भी आंदोलन चलाया और होम रूल के नाम से एनी बेसेंट ने भी आंदोलन चलाया। तिलक का आंदोलन, ये डिफरेंस बहुत पूछे आते हैं। अप्रैल 1916 में शुरू हो गया, एनी बेसेंट का सितंबर में शुरू हुआ। तिलक का आंदोलन
महाराष्ट्र में, बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रदेश वाला बिरार, ये सब रीजन में था। कहते हैं तिलक के आंदोलन की 6 ब्रांचेस थी, 6 शाखाएं थी, जबकि एनी बेसेंट का आंदोलन पूरे भारत में, बाकी का तिलक के आंदोलन को छोड़कर बाकी का आंदोलन कहाँ किसका चल रहा था, तिलक का, एनी बेसेंट का चल रहा था। उनकी 200 ब्रांचेस थी। इसीलिए कहीं कहीं पे क्या है, अगर आपको सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है तो एनी बेसेंट को सिलेक्ट करना, अगर ऑप्शन में सिर्फ एक है, मतलब इन दोनों दो का नाम है और एक चूज करना है, वरना हमेशा ऐसे ही नाम होगा, आपको दोनों चूज करना है। होम रूल मूवमेंट 1916 में दोनों ने स्टार्ट की, ठीक है। आंदोलन बढ़ता चला गया ये आंदोलन। अच्छा, ये 2-3 चीजें, और ये शायद 2017 के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि होम रूल आंदोलन और कांग्रेस का क्या रिश्ता था, कि कांग्रेस ने क्या किया। तो 2-3 चीजें समझनी जरूरी है कि जब होम रूल आंदोलन शुरू किया एनी बेसेंट और तिलक ने, तो कांग्रेस ने उसको सपोर्ट नहीं दिया, पास नहीं किया। ऐसे मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट नहीं किया, मतलब उन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों ने ऑफिशियली इसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उसके कई बड़े नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग होम रूल में शामिल हुए, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पार्टियों ने समर्थन नहीं किया, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया है, इन लोगों ने, और आंदोलन बढ़ता चला गया। ये होम रूल इतना बड़ा हो गया कि कहते हैं कि मजबूरी में अंग्रेजों को एनी बेसेंट को गिरफ्तार करना पड़ा, और एनी बेसेंट को जैसे ही गिरफ्तार किया बवाल मच गया पूरा, ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया। और ऐसा हुआ कि उस टाइम गांधी जी भारत आ चुके थे, तो उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया कि भाई एनी बेसेंट को रिहा करने के लिए एक शंकर लाल बैंकर के नेतृत्व में सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। और फिर क्या हुआ, जब ज़्यादा बवाल हुआ तो अंग्रेजों को रिहा करना पड़ा एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट जब रिलीज हुई तो बहुत बड़ी लीडर बन चुकी हुई, क्योंकि भाई आयरलैंड से आई, भारत में कांग्रेस होम रूल आंदोलन चलाया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन के आई थी, हम पढ़ चुके हैं ये सब। और जब एनी बेसेंट को रिहा किया गया तो कांग्रेस ने उनको अपना अध्यक्ष बना लिया 1917 के ही अधिवेशन में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कांग्रेस में बन की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, ठीक है। तो एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई इसके तुरंत बाद, और ये होम रूल आंदोलन अपना चलता रहा। होम रूल आंदोलन के बारे में एक चीज और कि गांधी जी ने इस होम रूल आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ, देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है स्टोरी वाले, ज्यादातर अब क्या होता है फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप किसी भी एग्जाम में देख लो कि ये बहुत रेयरली बनेगा होम रूल मूवमेंट कब चलाया गया, ठीक है। क्वेश्चंस ये वाले स्टोरी वाले पूछे जाते हैं। गांधी जी क्या कह रहे थे, गांधी जी के अलग ही कॉन्सेप्ट होते हैं। गांधी जी ने कहा कि ये वर्ल्ड वॉर का समय है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, तो हमें अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन ऐसा नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने होम रूल का समर्थन नहीं किया। ये चीजें याद रखनी है हमें। होम रूल आंदोलन चलता गया, और आंदोलन के बाद में क्या हुआ, एक बड़ा निर्णय आया ब्रिटिश सरकार की तरफ से, और ये बहुत बड़ी घोषणा थी जो सबको पता होनी चाहिए कि क्या हुआ। उस टाइम जो भारत का वायसराय था लॉर्ड मॉन्टेग्यू, तो उसने एक घोषणा की जिसको मॉन्टेग्यू की घोषणा कहते हैं 1917 में। बहुत फेमस नहीं है, बार बार जिसने नाम सुना है लोगों ने, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 में अगस्त में हुई थी, इसलिए अगस्त भी कहते हैं, कि अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इसने क्या बोला कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, एक रिस्पॉन्सिबल सरकारें बनाना, ये ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है, लॉन्ग टर्म उद्देश्य, हम आगे बनाएंगे धीरे धीरे, और स्वराज की मांग करना कोई अपराध नहीं है। तो पहली बार देखो इस होम रूल आंदोलन से हुआ क्या कि जो स्वराज की मांग करना पहले देशद्रोह माना जाता था, तो इस होम रूल आंदोलन का असर ये पड़ा कि अंग्रेजों ने एक चीज स्वीकार की कि भारत में अगर आप स्वराज की मांग कर रहे हो, उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग कर रहे हो, तो वो देशद्रोह नहीं माना जाएगा। ये थी मॉन्टेग्यू की घोषणा। और होम रूल आंदोलन जिसने भारत के लोगों में एक तरीके से जागरूकता फैलाई, और इस होम रूल आंदोलन से बना जो एडवांटेज था, जो लोगों को जागरूक किया, वही फिर आगे गांधी जी ने उसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट था। ये सेकेंड फेज खत्म करने से पहले हमें तिलक के बारे में कुछ देखना है। मैंने बताया कि लोकमान्य तिलक जो थे इस आंदोलन के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे, तो उनके बारे में कुछ चीजें हम लोग देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में।
देखो, तिलक की सबसे फेमस लाइन सबको पता ही है कि स्वराज इज अवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इतनी फेमस लाइन है कि अब तो ये क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं किसने ये लाइन बोली। ठीक है, तिलक बड़े लीडर थे और तिलक ने दो बड़ी फेमस मैगजीन्स निकाली, मराठा और केसरी। ये फिर से पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है लैंग्वेज के बारे में कि देखो, मराठा पत्रिका इनकी इंग्लिश में थी और केसरी मैगजीन मराठी में थी। उल्टा है, मराठा मराठी में नहीं थी, मराठा इंग्लिश में थी और केसरी मराठी में थी। तिलक की शुरुआत ही यहीं से हो जाती है, कहते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया घटना है, सबको पता होनी चाहिए कि कहते हैं कि एक बार 1897 में पुणे में प्लेग फैला। जब प्लेग फैला, बीमारी आई, अकाल भी पड़ा साथ में। ठीक है, तो तिलक ने उस अकाल का जिम्मेदार बोला कि अंग्रेजों ने सही काम नहीं किया, सही ढंग से काम नहीं किया। और तिलक अपनी केसरी में लिखने लगे कि अंग्रेजों ने गलत किया है, मतलब उनके बारे में सब लिखा जो भी लिख सकते थे तिलक। तो कहते हैं कि उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो फैमिन कमीशन बना था वहां पर एक कमिश्नर रैंड थे, उनकी हत्या कर दी चाफेकर ब्रदर्स, चाफेकर बंधुओं ने। ठीक है, और ये माना गया कि तिलक के उकसाने से यह हत्या हुई। और तिलक ने फिर अपनी केसरी मैगजीन में उसका समर्थन भी किया। तिलक गीता की बात करने लगते थे कि ये कर्म योग है, अगर आपने ये ऐसा किया है तो अपराधी को मारना कोई बुरा काम नहीं है। ठीक है, और जैसे ये हुआ तो कहते हैं कि तिलक की वजह से अंग्रेजों ने आईपीसी, जो भारत की अंग्रेजों ने दंड संहिता बनाई थी आईपीसी 1860 में, उसमें एक अलग सेक्शन, एक धारा जोड़ी 124A, तो अभी भी है, सबको पता है, सिडिशन की धारा, देशद्रोह की धारा। तो कहते हैं तिलक के लिए जोड़ी गई 1898 में, और तिलक को अरेस्ट किया गया और तिलक को 18 महीने की सजा दी गई। तो ये सेडिशन से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, तो तिलक का नाम पता होना चाहिए कि तिलक, कहते हैं कि तिलक के लिए अंग्रेजों को जोड़ना पड़ गया सेडिशन का सेक्शन। तिलक ने फिर, मैंने बताया, आगे हम पढ़ भी चुके हैं कि तिलक ने फिर आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन की बागडोर संभाली और स्वदेशी आंदोलन किया, उसके बारे में मैं बता चुका हूं। तिलक एक बड़े अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने, जब उनको 1908 के बाद में मांडले जेल भेजा गया, तो उन्होंने वहां पर एक बड़ी फेमस किताब लिखी है गीता पे, जिसका नाम है गीता रहस्य। गीता को उन्होंने इंटरप्रेट किया है अपने शब्दों में। तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास ये भी लिखा है, और ये एंशियंट हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जब एंशियंट हिस्ट्री होती है और वैदिक सभ्यता डेवलप होती है, तो हम देखते हैं कि आर्य लोगों ने वैदिक सभ्यता बनाई। और ये एक थ्योरी दी गई कि आर्य लोग भारत में बाहर से आए। तो तिलक का कॉन्सेप्ट था कि तिलक, जो आर्य लोग भारत में आए हैं, वो आर्कटिक से या उत्तरी ध्रुव की तरफ से आए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत एंशियंट हिस्ट्री में कि किसने ये बोला कि आर्य भारत में नॉर्थ पोल से आए, उत्तरी ध्रुव से आए हैं ना। तो तिलक का ये कॉन्सेप्ट था। बाद में फिर सबको पता है मैक्स मुलर ने दिया कि सेंट्रल एशिया से आए, मध्य भारत एशिया से आए हैं, वो ज्यादा माना जाता है, ज्यादा लॉजिकल माना जाता है ना। तो तिलक की ये दो फेमस किताबें हैं। अच्छा, अब देखो कुछ कंट्रोवर्सी वाली भी चीजें तिलक के बारे में। ये कहते हैं तिलक भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनाना चाहते थे, और वो ये कहते थे कि वो आंदोलन तब तक नहीं बन सकता जब तक भारत स्पिरिचुअली यूनाइटेड ना हो, आध्यात्मिक रूप से संगठित ना हो। और उसके लिए तिलक क्या करते थे, अपने पुराने प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, सिंबल्स का, हिस्ट्री के सिंबल्स का। और ये बात इसलिए कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी कि तिलक क्या है, थोड़ा हिंदू पास्ट की बात करने लगते हैं बीच बीच में। ठीक है, तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स की शुरुआत की। बहुत फेमस जो गणपति फेस्टिवल जो विसर्जन वाला था, ये पहले एक डोमेस्टिक घरों में बस होता था, पब्लिक सेलिब्रेशन तिलक ने बनाया उसको। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का सेलिब्रेशन जो था फेस्टिवल के लोगों को संगठित करने के लिए। अच्छा, इसके लिए मैंने बताया निगेटिविटी भी चल रही थी तिलक के साथ में कि तिलक जो है, इसकी वजह से जो मुस्लिम लोग थे वो पार्टिसिपेट खुल के नहीं कर रहे थे तिलक के साथ में, क्योंकि तिलक पुराने हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज में। होम रूल आंदोलन तिलक ने 1916 में चलाया। ठीक है, तिलक के बारे में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कि जब गांधी जी भारत आए, और गांधी जी आ चुके थे और गांधी जी का बहुत सपोर्ट लोग कर रहे थे, तो तिलक और गांधी जी के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और कॉन्फ्लिक्ट ये था कि गांधी जी तिलक
कि इन बातों से सहमत नहीं थे। गांधी जी तिलक की जो हिंसा का समर्थन करने की बातें थी कि आज़ादी के लिए आप हिंसा भी कर सकते हो, वो उस बात का समर्थन नहीं करते थे। तिलक कहते थे, अच्छा तिलक गांधी जी की इस बात से डिसएग्री करते थे कि सिर्फ नॉन वायलेंस, सिर्फ अहिंसा आज़ादी पाने का रास्ता नहीं हो सकता। मतलब मेन रास्ता हो सकता है लेकिन सिर्फ अहिंसा नहीं हो सकता, और भी रास्ते हो सकते हैं। और तिलक कहते थे कि भाई कैसे भी हो आज़ादी मिल, लक्ष्य हमारा आज़ादी होना चाहिए कैसे भी मिले स्वराज। गांधी जी का सबसे फेमस लाइन सबने सुनी होगी कि मीन्स और एंड, कि लक्ष्य मायने उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस लक्ष्य तक जाने का रास्ता है। ठीक है, तो लक्ष्य का रास्ता तक पहुंचने का रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। तो मीन्स और एंड का कॉन्सेप्ट गांधी जी का। और तिलक क्या कहते थे, नहीं लक्ष्य हमें अचीव करना चाहिए, कैसे भी अचीव करना चाहिए। तो इनके बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट तो थे ही, सबको पता है। तिलक ने क्या हुआ, जब होम रूल आंदोलन चल ही रहा था उसी टाइम पे क्या हुआ, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे वैलेंटाइन चिरॉल, उन्होंने एक बुक लिखी इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति, इंडियन अनरेस्ट। और उस बुक में कहते हैं कि इन्होंने वैलेंटाइन अनरेस्ट चिरॉल ने ये बोला कि भारत में अशांति जितनी है, अशांति मतलब जो क्रांतिकारी गतिविधियां, ये सब नाटक, ये सब चीजें हो रही हैं जो अंग्रेज बोल रहे थे, कि उनका जनक है तिलक। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तिलक की वजह से हो रहा है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, क्वेश्चन पूछा था कि अंग्रेज लोग भारतीय अशांति का जनक किसको मानते थे, लोकमान्य तिलक को। तो बुक का नाम बहुत पूछा जाता है, इंडियन अनरेस्ट बुक किसने लिखी थी, और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता उन लोगों ने, भारतीय अशांति का जनक किसको कहा। ठीक है, तो ये तो तिलक थे। तिलक के बारे में अगली चीज कि अच्छा कुछ चीजें तिलक में थी कंट्रोवर्शियल, अगर तिलक के नेगेटिव पॉइंट्स होते ही हैं, कि तिलक प्रोग्रेसिव इंसान नहीं थे, और खासकर मुस्लिम बोल रहा हूं कि वुमेन्स राइट को लेकर तिलक जो थे, उन्होंने भारत में जो चाइल्ड मैरिज के लिए कानून बनाए गए उसका भी विरोध किया। ठीक है, ऐसे तिलक जो थे वो इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थे। तिलक ब्राह्मण थे तो वो इंटरकास्ट मैरिजेस के खिलाफ, इंटरकास्ट मैरिज जो होते हैं उनके अगेंस्ट थे, कि जो अलग अलग कास्ट में अपनी अपनी कास्ट में शादी हो रही वो सही है, वर्ण आश्रम व्यवस्था के समर्थक थे। तो तिलक के ये सब कुछ वीक पॉइंट भी थे, और गांधी जी इन चीजों से थोड़ा डिसएग्री करते थे। जब तिलक, अच्छा फिर क्या हुआ, जब गांधी जी भारत में आए तो उन्होंने अपने थोड़े आंदोलन चलाया, फिर जब उन्होंने अपना बड़ा आंदोलन शुरू करने की कोशिश की, असहयोग आंदोलन, तो 1 अगस्त को ही शुरू किया और 1 अगस्त को ही तिलक की डेथ हुई 1920 में। तो कहते हैं कि अगर तिलक उस टाइम एक्टिव होते तो तिलक का अपना एक वो होता, लेकिन तिलक उस टाइम तक वीक कमजोर पड़ चुके थे, एज हो चुकी थी, तो तिलक की डेथ हो गई उसी डेट को। ये फिर से यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो बड़ा बकवास क्वेश्चन माना जाता था। क्वेश्चन क्या था कि तिलक जो थे, इनमें से किसने तिलक की अर्थी जो थी उसको कंधा दिया था, ये पीसीएस का क्वेश्चन था। कौन कौन से लोग थे ये आगे मैं बताऊंगा जब असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे तब। लेकिन तिलक नाम तो बहुत बड़ा था। देखो जब गांधी जी, जब तिलक की डेथ हुई तो गांधी जी ने उनको आधुनिक भारत का निर्माता बोला। ये नाम पूछे जाते हैं कि तिलक को मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने बोला। जवाहरलाल नेहरू ने उनको भारतीय क्रांति का जनक, इंडियन रिवॉल्यूशन का फादर बोला तिलक को। तो ये लोकमान्य तिलक थे, इस पूरे सक्रिय आंदोलन के जनक, जो हीरो थे दूसरे फेज के। दूसरा नाम हमने लिखा था अभी एनी बेसेंट का, तो उनका जल्दी से देख लेते हैं 2-3 पॉइंट उनके बारे में। और ये वैसे मैं बता चुका हूं उनके बारे में जब हम पढ़ रहे थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, कि एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड से भारत में आई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक संस्था बनी थी जो धार्मिक अध्ययन करती थी, उसमें जुड़कर आई थी, फिर उसकी अध्यक्ष बना दी गई। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी हमने लिखा भी था अगर याद हो आपको, कि ये अड्यार मद्रास में बनाई गई थी। अड्यार मद्रास जो है वहां पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, उसके अध्यक्ष बनी। और फिर ये धीरे धीरे हिंदू सभ्यता जो थी, संस्कृति थी, उससे प्रभावित हो गई। और उन्होंने देखो बोला है कि जो वेस्ट में भौतिकवाद सभ्यता थे, मेटेरियलिस्टिक पैसे वाली सभ्यता, उसका उन्होंने विरोध किया और कहा कि प्राचीन हिंदू सभ्यता श्रेष्ठ है। तो एनी बेसेंट धीरे धीरे भारत में मिलने लगी, और फिर उन्होंने भारत के फ्रीडम मूवमेंट में वो आ गई, फ्रीडम मूवमेंट में आ गई। और उसी बीच में उन्होंने 1898 में काशी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज
यहीं पर इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को फिर 1916 में मदन मोहन मालवीय ने, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बन गया, BHU में बन गया। तो पहले ये हिंदू कॉलेज, ये याद रखना है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहाँ बना, काशी में, और किसने बनाया था। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया, जो सबसे बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन की होम रूल आंदोलन, स्वराज है ये, स्वराज, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की और स्वराज आंदोलन चलाया एनी बेसेंट ने। उसके बाद मैंने बताया भी था, अभी फिर से मैं तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूं कि 1917 में ही एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया होम रूल के बाद में। जब गिरफ्तार किया गया तो एक फैक्ट वहां पे रह गया था, जब गिरफ्तार किया गया था तो GS अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो द हिंदू न्यूज़पेपर के फाउंडर थे, उन्होंने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में अपना नाइटहुड वापस कर दिया था। नाइटहुड मतलब सर की उपाधि, जो नाम के आगे लगता था, वो वापस कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा आता है, अब किसने अपना नाइटहुड वापस किया था एनी बेसेंट के अरेस्ट के बाद में, ठीक है। एनी बेसेंट उसके बाद 1917 में ही कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई, पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। एनी बेसेंट ने दो बड़ी फेमस मैगजीन्स निकाली भारत में, एक है द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के नाम से मैगजीन भी निकाली, और ये फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, ये हमने देख लिया। तो ये तो था दूसरा फेज, जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में, बंगाल का विभाजन हुआ, कर्जन ने किया, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ। फिर स्वदेशी आंदोलन को दो झटके लगे, हिंदू मुस्लिम अलग हो गए, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया, मुस्लिम लीग बना दी गई और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट। कांग्रेस में ही फूट पड़ गई, कांग्रेस आपस में लड़ गई कि आंदोलन कहाँ कहाँ चलाया जाए। तो 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई और गरम दल वालों को जेलों में डाल दिया गया। फिर 1911 में अपने आप जॉर्ज फिफ्थ जब भारत आए, उससे पहले बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। फिर हमने देखा कि कैसे तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, और एक बड़ा आंदोलन चलाया भारत में। और उसके बाद मॉन्टेग्यू की घोषणा कि भारत में स्वराज की मांग करना कोई अपराध नहीं है, देशद्रोह नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा ये फेज था। देखो लेकिन फिर भी समझो आप कि पहला फेज, दूसरा फेज, ये धीरे धीरे चल रहे थे। दूसरे फेज में कोई सिंगल लीडर, सबसे बड़ा तिलक का था, लेकिन फिर भी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, सब बड़े बड़े लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग, और इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, चीजें दिक्कत कर रही थी। और ये वही समय चल रहा था जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। तब भारत का ही एक आदमी, पता है सबको, गांधी जी, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत सक्सेसफुल आंदोलन चला रहे थे रेसिज्म के खिलाफ, रंग भेद की नीतियों के खिलाफ। और इतना सक्सेसफुल आंदोलन, सत्याग्रह की टेक्निक डेवलप की वहां दक्षिण अफ्रीका में, और उन्होंने अंग्रेजों के लॉज वापस करवा दिए, कानून वापस करवा दिए। तो भारत में ये सब चल रहा था, आपस में लड़ मर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, कभी असफल हो रहे हैं, और वहां अकेले मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजों से उनके कानून वापस करवा दिए दक्षिण अफ्रीका में। तो भारत के नेताओं की भी आंखें चमकी कि भाई अपना ही आदमी वहां काम कर रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस 1905 के बाद में, सबसे बड़े लीडर थे नरम दल के, वो, उन्होंने गांधी जी को इन्विटेशन भेजा कि भाई गांधी जी वापस आ जाओ। और गांधी जी जब भारत आए तब उन्होंने अपनी बागडोर ये संभाली। और इसके आगे वाला पूरा फेज जो है 1916 से लेके, कहीं कहीं पे 1917 लिखा होता है, 19 लिखा होता है, मतलब गांधी जी 1915 में आ गए भारत, और 1916 के आगे वाला जो भी फेज है, 17 से उन्होंने अपने आंदोलन शुरू कर दिए चंपारण वाला, वो 1947 तक पूरा गांधीयन एरा के नाम से है, गांधीयन फेज। तो हम लोग तीसरा फेज, जो सबसे बड़ा फेज है, इसके बाद पढ़ेंगे गांधीयन एरा के नाम से, गांधी युग के नाम से।